नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अलग अलग शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में फिल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। कि एटम के शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसको लिखते हैं NL⁴x। अब ये NL⁴x क्या है? n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ी थी, जिनको हम बोलते हैं K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। L जो है ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल के बारे में बताता है, जैसे हमने स्मॉल s सब शेल पढ़ी थी, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, ये वाली जो सब शेल्स हैं इनके बारे में L बताएगा। और जो ब्लू कलर से X लिखा है ये बताएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उस सब शेल में। तो इस तरह से हम एटम को, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से हम उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं NL⁴x। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, 1:2, 1s⁴2। 1 जो है वो शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। S जो है वो सब शेल है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। S सब शेल के लिए L की वैल्यू होती है 0। 3p⁴3। उसी तरह इस 3p⁴3 में जो n है, n की वैल्यू है 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p जो है ये सब शेल है, p सब शेल का मतलब है L = 1। और ये जो 2 हैं और 3 लिखे हैं ब्लू कलर से, ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। बट उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने ऑर्बिटल्स को कैसे लिखना है, कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल पहले आएगा, सेकंड का पहले आएगा, थर्ड का आएगा, फोर्थ का आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो ये डिपेंड करता है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऊपर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल्स है जो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल क्या बताता है हमें कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जब भी हम ग्राउंड स्टेट में एटम्स के ऑर्बिटल्स को भरेंगे तो पहले हम कम एनर्जी वाला भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला, इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। तो सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उसकी वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा 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 एनर्जी जैसे बढ़ती जाएंगी ऑर्बिटल्स की, वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्डर होता है उनको फिल करने का, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का अलग अलग ऑर्बिटल्स में जो ऑर्डर है, ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d तक ही सिलेबस में है, इसीलिए इतना सा ही ऑर्डर यहाँ पर लिखा गया है। तो यही ऑर्डर लर्न करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ऐसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं और इनकी फिलिंग इस तरह से होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f। इस तरह से हम इनको जो है भरते हैं। बट क्योंकि हमने सिर्फ डी तक ही फिलिंग करनी है, 3d तक, इसीलिए हम सिर्फ इतना सा ऑर्डर याद रखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब ये जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर है ये आया कैसे, क्या रूल है जिसको ये फॉलो कर रहा है? तो ये जो रूल है, जो हम ऑर्बिटल्स को बता रहे हैं कि पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s 3p, फिर 4s भरेंगे, फिर 3d भरेंगे। तो ये जो ऑर्डर है ये बेस्ड है बोहर्सबरी रूल के ऊपर। बोहर्सबरी रूल, बोहर्सबरी रूल को हम N+L रूल भी बोलते हैं। और ये क्या रूल है? देखो, ये बताता है, नंबर 1,
लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, बोहर्सबरी रूल, जिसको हम n प्लस एल रूल भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही कम मतलब उसकी एनर्जी है, और उस ऑर्बिटल को जो है पहले भरा जाएगा। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उस ऑर्बिटल को सबसे पहले भरेंगे। अब जैसे 1s है और 2s है, तो 1s और 2s में अगर हम देखें तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है जो कि 1 है, और 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 है। ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि n प्लस एल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले बोहर्सबरी के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बोहर्सबरी रूल का कि छोटी वैल्यू होगी n प्लस एल की जिस ऑर्बिटल के लिए उसको पहले भरेंगे, और जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बाद में भरेंगे। अब सेकंड आता है कि अगर n प्लस एल जो वैल्यूज़ हैं वो किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम है। If n plus values are same or equal for any two orbitals, then the orbital with lower value of n is filled first. मतलब अगर n प्लस एल की वैल्यू किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम है, बराबर है, तो जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उस ऑर्बिटल को पहले भरेंगे। जैसे 2p अगर हम देखें, 2p के लिए भी n प्लस एल की जो वैल्यू है वो 3 है, और 3s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है। बट इन दोनों ऑर्बिटल्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2p को जो है वो पहले भरा जाएगा, 3s को बाद में। बल्कि n प्लस एल की वैल्यूज़ दोनों के लिए सेम है, बट पहले हम किसको भर रहे हैं? जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो 2p के लिए जो n है वो 2 है, और 3s के लिए जो n है वो 3 है। तो 2p के लिए n की वैल्यू कम है, इसीलिए हम 2p को पहले भरेंगे और 3s को बाद में भरेंगे। उसी तरह अगर हम 3p और 4s को देखें, 3p के लिए जो n प्लस एल वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और 4s के लिए भी n प्लस एल वैल्यू 4 आएगी, दोनों के लिए बराबर है। बट 3p को पहले भरा जाएगा क्योंकि 3 जो है वो n की वैल्यू है और 3 पहले आता है 4 से, इसीलिए 3p को पहले भरेंगे। अब n प्लस एल वैल्यूज़ अगर हम देखें तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे 1s है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 1 का मतलब है n की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो हमें शेल के बारे में बता रहा है। s जो लिखा है, s का मतलब है सब शेल, और सब शेल क्या होती है? सब शेल होती है जिसके बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, मतलब L बताता है। तो मैंने आपको बताया था S सब शेल जो होती है उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है। तो n प्लस एल क्या हुआ? इन दोनों को प्लस कर देना है, n प्लस एल हो गया 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब अगर मैं 2s पे आ जाऊँ, 2s की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए n की जो वैल्यू है वो 2 है और s सब शेल है। इसका मतलब है जो l की वैल्यू है 2s के लिए भी 0 होगी। तो n प्लस एल अगर कैलकुलेट करूँ तो 2 + 0 2, 2 + 0 2, तो n प्लस एल 2 आ गया। इसीलिए हम 1s को 2s से पहले भरते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हम 1s को 2s से पहले भरते हैं क्योंकि 1s के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू है वो 1 है और 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 है, जो हमने अभी अभी देखा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं 2p और 3s पर। अब हमें पता है 2p का मतलब है जो n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, n की वैल्यू 2p के लिए होगी 2, और p सब शेल है तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। जब भी हम p सब शेल लिखेंगे तो l की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब है जो n प्लस एल की वैल्यू होगी वो होगी 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अगर हम 3s पर आ जाएं तो 3s को अगर हम देखते हैं तो n की वैल्यू होगी 3 और l की वैल्यू जो है वो है 0, क्योंकि ये s सब शेल है। 3 थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 है और s सब शेल है इसीलिए l की वैल्यू 0 है, तो n प्लस एल हो जाएगा 3। अब हमें पता है 2p के लिए भी 3, 3s के लिए भी 3, दोनों के लिए n जो वैल्यू है n प्लस एल इक्वल आ गई। अब इन दोनों में से पहले हम उसको भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू कम 2p के लिए है, 2 है, 3s के लिए तो 3 है, इसीलिए 2p को पहले भरा जाता है और 3s को बाद में भरा जाता है, जो सेकेंड पॉइंट में हमने बोहर्सबरी रूल में पढ़ा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट आ जाए, जैसे हम 3p और 4s की बात करें, 3p के लिए n 3 है
L की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 3 + 1 हो गया 4। और 4s के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 हो गया 4। तो 3p के लिए और 4s के लिए n + L की वैल्यू इक्वल है, इसीलिए 3p को पहले भरा जाता है और 4s को बाद में भरा जाता है। बट अगर हम 4s और 3d में देखें तो देख के तो लगता है कि 3d पहले आना चाहिए और 4s बाद में आना चाहिए, बट जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो 3p के बाद 3d को नहीं भरा जाता है। 3p के बाद पहले 4s भरते हैं और उसके बाद 3d आता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर हम 4s के लिए देखें n की वैल्यू तो वो 0 है, और s सबशेल के लिए जो l की वैल्यू होती है इट इज़ 0। तो n की वैल्यू 4 है और s सबशेल के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 है, तो n + l जो होगा वो क्या होगा, 4 + 0 = 4। बट अगर हम 3d को देखें तो 3 जो है वो n की वैल्यू है, n इज़ 3, और जो l की वैल्यू है वो 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि ये d सबशेल है। अगर s सबशेल है तो l की वैल्यू 0 है, p सबशेल है तो l की वैल्यू 1 है, अगर d सबशेल है तो l की वैल्यू होती है 2, तो इसीलिए l की वैल्यू 2 है। अगर हम n + l करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो 4s के लिए जो n + l की वैल्यू है वो 4 है और 3d के लिए n + l की वैल्यू 5 है। इसका मतलब है इन दोनों में से कम एनर्जी किसकी हुई, 4s की, क्योंकि उसके लिए n + l की वैल्यू कम है। तो ये बोहर्सबरी रूल के अकॉर्डिंग है, इसीलिए जो ऑर्डर बनता है इट इज़ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 4s को पहले भरा जाता है और 3d को बाद में भरा जाता है। तो ये तो था ऑर्डर जो लर्न करना है, और ये प्रिंसिपल था अफबाउस प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है इट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बट उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा। इसी प्रिंसिपल को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यू नहीं हो सकती चारों क्वांटम नंबर्स की। किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम में जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन क्वांटम नंबर्स की चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो जो 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें 1s2, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं 1s2, तो हमें पता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में है, 1s ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर n की वैल्यू देखी जाए तो n तो 1 है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो नंबर लिखा गया है, तो n की वैल्यू 1s2 के लिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो n की वैल्यू 1 है। अगर हम l की वैल्यू देखें, जिसको पिंक कलर से लिखा है, तो ये s सबशेल है। s सबशेल का मतलब होता है l की वैल्यू 0। तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, n भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, l भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है। अब हम आ जाते हैं m के ऊपर। m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो अगर l 0 है तो m भी क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब है m की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, n भी सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, l भी सेम है और m भी सेम है। इसका मतलब है जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यूज़ दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो -½ होगी। मतलब 4th क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं होते जिनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। किसी ना किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी ही। तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के लिए, वो आता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब भी उनकी फीलिंग ऑर्बिटल्स में होती है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर फर्स्टली सिंगली फील्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। मतलब किसी भी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें तो कोई ये प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट पी सबशेल अगर हम देखें उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशेल अगर हम देखें उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम एफ सबशेल की बात करें उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो किसी भी सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली भरा जाता है, मतलब पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, मतलब उसके बाद किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर फर्स्टली सिंगली फिल्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ 2p1 लिखा है, 2p1 सेकेंड ऑर्बिट है, p सबशेल है उसमें, तो 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब p सबशेल में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px, एक py और एक pz। तो यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने px में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब अगर हम 2p2 में आ जाएं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो px में चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में चला गया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो px में चले गए, पेयरिंग हो गई। बट हुंड्स रूल क्या बोलता है कि पहले हर एक ऑर्बिटल को सिंगली भरा जाएगा, हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जब हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा उसके बाद ही हम पेयर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रख सकते हैं। तो इसीलिए 2p2 अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है जिसमें px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सही अरेंजमेंट है, राइट अरेंजमेंट है। और ये जो सेकेंड वाला अरेंजमेंट है ये रॉन्ग अरेंजमेंट है, तो इसीलिए पेयरिंग नहीं होगी, ये रॉन्ग है। उसी तरह अगर हम थर्ड पे चले जाएं, 2p3 को देखें, तो 2p3 जब हम फिल करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, एक py में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो pz में चला जाएगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन px में चले गए, एक इलेक्ट्रॉन py में चला गया, या फिर ऐसा हो सकता है py में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और px में एक ही इलेक्ट्रॉन गया। बट ये गलत अरेंजमेंट है, जिसमें भी पेयरिंग होगी ये वाला जो अरेंजमेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल को अभी एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो जो फर्स्ट अरेंजमेंट है जिसमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये राइट अरेंजमेंट है। तो ये हुंड्स रूल है, पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। अब जैसे अगर हम 2p4 की बात करें, तो 2p4 में पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे px में, दूसरा भरेंगे py में, तीसरा भरेंगे pz में। उसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा ये एंटर करेगा px में फिर से, तो और वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। तो px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, py में 1 और pz में भी 1। तो ये अरेंजमेंट राइट अरेंजमेंट है। इसका मतलब है हर एक ऑर्बिटल जो होगा सेम सबशेल का वो पहले सिंगली भरा जाएगा, उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले ये ऑर्डर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और हमें पता है ये ऑर्डर किस बेसिस पर है, बोहर्सबरी रूल के ऊपर बेस्ड है। और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स भी पता है कैसे भरने हैं। ऐसे सबशेल जो होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए एस सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो पी सबशेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए पी सबशेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। डी सबशेल जो होती है उसमें
5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भरे जा सकते हैं। इन सभी रूल्स पे और बाकी पॉलीज एक्सक्लूजन भी हमने पढ़ लिया कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। हुन्स रूल भी हमने पढ़ लिया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले ऑर्बिटल्स में, जो भी सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसमें जो भी ये एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 ये सीरियल में लिखे हुए हैं। जैसे 1 जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, 2 हीलियम का है, 3 लिथियम का है। तो इस तरह से ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये एलिमेंट का नाम है, ये एलिमेंट का सिंबल है, और ये जो है राइट हैंड साइड पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे ऑर्डर में, सबसे पहले किसको भरेंगे, 1s को। 1s जब भर जाएगा फिर हम 2s को भरेंगे, उसके बाद 2p को भरेंगे, फिर 3s को भरेंगे, फिर 3p को, फिर 4s को और फिर 3d को। तो हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम 1s लिखेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसीलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s1 1s1। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं जो है हीलियम। हीलियम हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम हीलियम में भरें तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी हीलियम की 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। और 2 क्यों भरने हैं, क्योंकि हीलियम के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में एक इसलिए भरा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब थर्ड आ जाते हैं लिथियम पर। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब हम 1s3 नहीं कर सकते हैं। 1s3 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, बिकॉज एस सबशेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस सबशेल में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इसीलिए 1s2 जो फर्स्ट शेल की जो एस सबशेल है, मतलब 1s जो ऑर्बिटल है वो भर चुका है पूरे का पूरा। 1s2 एस सबशेल पूरी भर चुकी है। अब इसके बाद हम अगली ऑर्डर पे ऑर्बिटल पे चले जाएंगे। ऑर्डर में देखेंगे कौन सा है, ये है 2s ऑर्बिटल। तो 1s में जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो अब हम नेक्स्ट चले जाएंगे 2s पर। अब 2s में भरेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1s में जा चुके हैं, बचा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 2s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s1 1s2 एंड 2s1। 2s1 क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो सेकंड जो 2s ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम Be, इसका एटॉमिक नंबर है 4। अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 में 2 आ गए, और इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसे 2s1 था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2s2। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन जाएगी 1s2 2s2। नेक्स्ट आ जाते हैं बोरोन पर। बोरोन के पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1s2। अब 2s3 नहीं कर सकते। 2s3 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि s सबशेल है, और s सबशेल चाहे वो सेकेंड ऑर्बिट की हो चाहे फर्स्ट ऑर्बिट की हो, उसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसीलिए 1s2 2s2। अब जो ऑर्डर था उसमें था 1s 2s 2p। 2s के बाद 2p भरना है। अब 2p को भरना हम स्टार्ट करेंगे। तो 2p को जब हम भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब p सबशेल जो होती है इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। तो अब हमने 2p में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो किस में चला गया, सबसे पहले x में चला जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2px आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन py में जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो pz में जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बोरोन की, तो बोरोन की क्या बन जाएगी, 1s2
2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5वां 2p में चला जाएगा और 2p में कहाँ पर जाएगा, 2px में जाएगा, इसलिए 2px1। अब अगर हम कार्बन पे आ जाएं, कार्बन को जब हम देखेंगे 1s2 2s2, अब हम 2px2 नहीं कर सकते। अगर हम 2px2 कर देंगे तो वो तो हुंस रूल को हम वायलेट कर रहे हैं, फिर हम हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ अगर देखें 2p2, अब 2p2 जब हमने भरना है, p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2px2 नहीं लिख सकते, ये गलत अरेंजमेंट है क्योंकि हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए क्या होगा, 2px1 2py1। तो इसीलिए कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, कार्बन की बन जाएगी 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। फिर थर्ड आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s2 2s2 2px1 2py1। अब pz भी रहता है अभी खाली जो है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के केस में बन जाएगी 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब आता है ऑक्सीजन के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो p में भरा जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जब 8 होता है, इसका मतलब है ऑक्सीजन में भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम 8 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं 1s2 2s2, अब 2px में पहले 1 था, y में भी 1 था, z में भी 1 था, अब ये तीनों भर चुके हैं। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, वो अब x के पास जा सकता है, px में उसकी पेयरिंग हो सकती है क्योंकि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। अब अगर हम फ्लोरीन पर आ जाएं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मतलब है फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे 1s2 2s2, ये हो गए 4, फिर 2px2 2py2 एंड 2pz1, तो ये कितने हो गए, 2 4 6 8 और 1 9। पहले हर एक px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया px में, वहाँ पर पेयरिंग होगी, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो चला गया py में और वहाँ पर भी पेयरिंग हो गई। अब अगर हम नियॉन पे आ जाते हैं, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz2। तीनों के तीनों p ऑर्बिटल जो हैं इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जो p सब शेल है वो पूरी तरह से भर चुकी है क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों ही ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो जो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है 1s2 2s2 2p6। अब p सब शेल में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा 7 8 9 हम नहीं कर सकते क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि पूरी तरह से भर चुके हैं। अब जब हमने सोडियम को देखना है, नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब जब हम सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम 1s2 2s2 2p7 नहीं कर सकते क्योंकि p में 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे p सब शेल में जो कि भर चुके हैं। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर में सबसे पहले हम भर रहे थे 1s को, फिर हम भर रहे थे 2s को। जैसे इस ऑर्डर में अगर हम देखें 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, अब ये तीनों भर चुके हैं हमारे पास। तो अब हम किस पे चले जाएंगे, 3s पे, 3s पर जाएंगे। तो 3s की फिलिंग अब हम फिर से करना स्टार्ट करेंगे और किसके केस में, सोडियम के केस में। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1s में 2 चले गए, 2s में भी 2 चले गए, 2p में 6 चले गए, ये 10 हो गए पूरी तरह से भर के। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा 3s में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3s1। उसी तरह जब हम मैग्नीशियम के पास जाएंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो मैग्नीशियम में भरे जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया।
अब 3s भी पूरी तरह से भर गया क्योंकि s सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम यहाँ पर अगर हमने एल्यूमिनियम में देखना है जहाँ 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम इसको 3s3 नहीं कर सकते क्योंकि s सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, 3s के बाद भरेंगे हम 3p। अब हम 3p को भरना स्टार्ट करेंगे और 3p भी सेम टू सेम वैसे भरा जाएगा जैसे हमने 2p भरा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन py में जाएगा, फिर pz में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गए 12। अब जो अगला एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा 3p में, और p में भी कौन से ऑर्बिटल में, px में। तो इसको हम लिखेंगे 3px1। सिलिकॉन अगर हम देखें तो सिलिकॉन के पास हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा py में। अब px 3px में 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो px में नहीं जाएगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हम कर सकते जब तक px, py और pz के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो इसीलिए 3px 1 हो गया तो 3py भी क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद जब हम जाएंगे फास्फोरस में, फास्फोरस के पास है 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स में जब हम फिलिंग करेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब ये हो गए टोटल 12, यहाँ तक 12 हो गए। अब हमने 3px1, 3py1 ये हमने ऊपर सिलिकॉन के केस में भर लिए थे, 14 हो गए थे। अब रहता है pz, तो 3pz भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15। अब जब सल्फ़र के केस में 16वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी तो सेम टू सेम रहेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, px, py, pz एक एक भर गया है सब में। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है 16वां इलेक्ट्रॉन वो px में चला जाएगा। अब इसकी पेयरिंग हो सकती है तो 3px2 बन जाएगा, 3py1 हो जाएगा और 3pz 1 रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 17 भरने हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2 हो चुका था, पेयरिंग स्टार्ट कर दिया हमने। तो 3py के पास भी अब एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, z के पास भी एक है, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है 17वां वो py में चला जाएगा, 3py2, क्योंकि x पहले ही 2 भर चुके हैं इसमें। तो 3py2 एंड 3pz1। अब आर्गन को अगर देखें तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जो 18वां इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा pz में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3pz2 हो जाएगा। अब 3p जो है वो पूरी तरह से भर चुका है, p सब शेल पूरी तरह से भर चुकी है। तो अब आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p भी पूरी तरह से भर चुका है। अब 3